एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 14 इयर्स की उम्र में ही पोजेस्ड हो गई थी। उसके ऊपर बहुत सारे शैतानों ने कब्जा कर लिया था और उसके ऊपर मल्टीपल एग्जॉर्सिज्म्स भी किए गए थे। एग्जॉर्सिज्म करने पे भी लड़की के अंदर से शैतान नहीं जा रहा था, बल्कि एग्जॉर्सिज्म के बाद एक नया डीमन यानी एक नई आत्मा उसके अंदर एंटर कर रही थी। वो लड़की जब 14 साल की थी तब से लेके जब वो करीब करीब 30 साल तक हुई, तब तक शैतान ने उसके शरीर के अंदर कब्जा किया हुआ था। इतने साल तक आत्माओं के वश में रहने के बाद आखिरकार उस लड़की के ऊपर एक फाइनल एग्जॉर्सिज्म किया गया और वो फाइनल एग्जॉर्सिज्म के बाद वो ठीक हुई। ये कहानी है एना एक्लैंड की, जिसका केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये केस जितना इजी लगता है उतना है नहीं, इसीलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एना एक्लैंड का ये पोजेशन केस। एना एक्लैंड का जन्म 23 मार्च साल 1882 में यूनाइटेड स्टेट्स के विस्कॉन्सिन सिटी के एक गांव मिलवॉकी में हुआ था। एना के डैड का नाम जैकब था, जैकब एक्लैंड। एना अपने डैड के साथ ही रहती थी क्योंकि जब एना छोटी थी तब से ही उसकी मॉम उनसे अलग हो गए थे। एना बचपन से ही बहुत रिलीजियस थी और वो चर्च रेगुलरली जाती थी। रिलीजियस सेरेमनी और जितने भी रिचुअल्स होते थे उसको भी एना बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती थी। जब एना 14 इयर्स की हुई तब तक एना का लाइफ सही चल रहा था। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एना के डैड जैकब एक शराबी थे और वो एना की रिलीजियस होने के खिलाफ थे। कई बार एना के डैड चर्च के मिनिस्टर्स को भी बुरा भला बोल देते थे एंड जब वो मरने वाले थे तब भी उन्होंने एक प्रीस्ट का मजाक उड़ाया और उनकी इंसल्ट की थी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उनकी वाइफ होते हुए भी वो मतलब एना के डैड जैकब मीना नाम की एक लेडी के साथ रिलेशन में थे। एना उनको आंट या मौसी कहती थी। मीना का ये कैरेक्टर इस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोगों का ये मानना था दैट मीना को विचक्राफ्ट आता था और मीना काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी करती थी। लोग भी मीना से थोड़ा डरते थे। लोगों का ये तक मानना था कि मीना एक चुड़ैल यानी एक विच है। धीरे धीरे एना थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी थी। पहले वो सबके साथ अच्छे से बातचीत किया करती थी, बट वो अब थोड़ी शांत हो गई थी। ना किसी से उतना बात, सिर्फ चुपचाप ही रहती थी। रेगुलरली चर्च जाने वाली एना ने अब चर्च जाना भी बंद कर दिया था। उसने सडनली चर्च जाना बंद कर दिया और जब उसे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा उसको अब चर्च जाने का मन नहीं करता और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। एना को उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा महसूस होता था जो कि उसे ये रिलीजियस काम करने से रोकता था। और ये सब जानने के बाद फादर थियोफिलस राइसिंजर को बुलाया गया और उन्होंने कई लोगों का एग्जॉर्सिज्म भी किया था। 18 जून 1908 को फादर थियोफिलस ने एना को ब्लेस किया और एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया और वो सक्सेसफुल भी हुआ। एना को जो चर्च जाने का मन नहीं करता था और रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का मन नहीं करता था वो अब ठीक हो चुका था। एना अब सही महसूस कर रही थी। कुछ टाइम तक सब सही चल रहा था। एना का लाइफ भी अब धीरे धीरे पहले के जैसे हो रहा था, लेकिन ये सब ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। एना की लाइफ में अब फिर से धीरे धीरे एक चेंज आ रहा था। अब एना फिर से अपने रिलीजियस एक्टिविटी पे ध्यान नहीं लगा पा रही थी। एना का मेंटल स्टेट थोड़ा बिगड़ गया था और इसके लिए एना को काउंसलिंग के लिए भी जाना पड़ता था। फादर थियोफिलस ने पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद एना को ठीक कर दिया था, लेकिन अब एना फिर से अजीब बिहेव करने लगी थी। इसका मतलब शायद ये था कि एना के अंदर जो शैतान आया था, जो आत्मा एना के अंदर आया था, वो दोबारा एना के अंदर आ चुका है। एना को धीरे धीरे रिलीजियस सिंबल से परेशानी होने लगी थी। उसको जब भी कोई क्रॉस सिंबल या फिर कोई अलग रिलीजियस सिंबल दिखता था तो वो उसे तोड़ भी देती थी। एना ने एक बार अपने काउंसलर जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे उनके ऊपर भी हमला कर दिया था। एना का ये कंडीशन को देख के पहले डॉक्टर्स की हेल्प ली गई और बहुत सालों तक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी एना के कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया।
हर बार एना को फिट एंड फाइन डिक्लेयर कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी एना के अंदर कुछ तो था जो कि उसे अंदर से ही तोड़ रहा था। बहुत साल के मेडिकल ट्रीटमेंट का भी कोई असर ना होने पे एना को आखिरकार चर्च की मदद मांगनी पड़ी। जब ये बात चर्च तक गई, फिर एना के ऊपर अलग अलग काउंसलर ने नज़र रखा और उसको ऑब्जर्व किया। इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान काउंसलर्स ने बताया कि एना अलग अलग लैंग्वेज में बात करती थी। उसको लैटिन भाषा में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अच्छे से बात करना और समझना एक ऐसी भाषा को जो एना ने कभी सीखा ही नहीं था, ये शॉकिंग बात था। जब भी कोई प्रिस्ट या फिर कोई काउंसलर एना के साथ लैटिन लैंग्वेज में बात करते थे, तब वो नोटिस करते थे कि एना के मुंह से एक झाग निकल जाती थी और वो गुस्से में आ जाती थी सडनली। एना को ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था और उसको पूछने पे भी वो बता नहीं पाती थी और उसके लिए ये सब भी अजीब था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन एना को ये ज़रूर पता था कि उसके ऊपर कुछ तो है जो कि उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले एना किसी भी रिलीजियस सिंबल को देखते ही उसको दूर करने के लिए कहती थी, लेकिन अब जो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर होली वाटर डाला जाता था और एना के पास लाया जाता था, तो एना उसको भी जान पाती थी और उसे भी अपने पास से दूर करने के लिए कहती थी। एक नॉर्मल सी चीज़, बेसिक नॉर्मल चीज़ को भी अगर होली वाटर डाला जाता था और उसको एना के सामने लाया जाता, तो वो दूर से ही जान जाती और उस चीज़ को अपने से दूर करने के लिए कहती थी। एना को कई और साल के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और फिर इतने साल के ऑब्जर्वेशन और काउंसलिंग के बाद साल 1928 को चर्च ने माना कि एना पोजेस्ड है। एना के ऊपर किसी आत्मा का साया या फिर किसी शैतान का प्रभाव है और एक बार फिर फादर थियोफिलस को बुलाया गया। एना का जो पहला एग्जॉर्सिज्म हुआ था उसको भी फादर थियोफिलस ने ही कराया था और फिर अभी जो एना के साथ एग्जॉर्सिज्म होने वाला था, उसका दूसरा एग्जॉर्सिज्म, उसको भी फादर थियोफिलस करने वाले थे। एना के दूसरे एग्जॉर्सिज्म पे जो भी हुआ था उसको फादर जोसेफ स्टीगर ने भी देखा था, जो कि फादर थियोफिलस के ही एक दोस्त थे। एग्जॉर्सिज्म के बाद दोनों प्रीस्ट मतलब फादर थियोफिलस और फादर जोसेफ ने कहा था और उनकी बातों को आगे जाके एक पैम्पलेट जिसका नाम बिगॉन सैटन था, उसमें भी ये सभी बातें मतलब एना का ये जो केस के बारे में उस पैम्पलेट में भी प्रिंट हुआ था और बहुत पॉपुलर भी हुआ था ये। साल 1928 में एना का दूसरा एग्जॉर्सिज्म करने का तय हुआ। एना का ये एग्जॉर्सिज्म प्राइवेट में होने वाला था और एग्जॉर्सिज्म से पहले एक मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में ही डिसाइड हुआ था कि ये एग्जॉर्सिज्म को प्राइवेटली करना है। एना को इस एग्जॉर्सिज्म के लिए उसके घर से बहुत दूर ले जाया गया ताकि उस पर किसी का ध्यान ना जाए और इस एग्जॉर्सिज्म के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। इस एग्जॉर्सिज्म के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था, सिर्फ वो लोग जो एना के क्लोज थे या उसके रिलेटिव थे वो और जो एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे, दैट्स इट। इन सब के अलावा ये एग्जॉर्सिज्म की खबर किसी को नहीं दी गई। फादर थियोफिलस जो कि ये एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे, उन्होंने सोचा था कि यूएस में लोवा स्टेट के एक सिटी अर्लिन में वहाँ के एक कॉन्वेंट पे वो एना का एग्जॉर्सिज्म करेंगे और इसी के चलते उन्होंने उस कॉन्वेंट के पास्टर फादर स्टीगर और मदर सुपीरियर से परमिशन भी ले ली। अब सिर्फ एना को वहाँ पे ले जाना ही बाकी था। एग्जॉर्सिज्म 18 अगस्त को शुरू होने वाला था और ये लोग सब 17 अगस्त को ही पहुँच गए थे। 17 अगस्त 1928 की रात को जब सब लोग उस कॉन्वेंट पे पहुंच गए थे, तब एना ने वहाँ पे अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। एना का सडन बिहेवियर चेंज को देख के उस कॉन्वेंट के नन्स भी डर गए। वहाँ के सभी नन्स ने एना को संभाला और उसे बिठा के रखा था। जब एक नन खाना लेके एना के पास आई उसको देने के लिए, तो जैसे ही वो नन ने उस रूम के अंदर एंटर किया, तब एना गुर्राने लगी। वो एक हैवी वॉइस निकालने लगी और ये एना ने किया था क्योंकि वो जो खाना जो वो नन लेके आई थी एना के पास, उस खाने में उन्होंने होली वाटर मिला दिया था। इसीलिए एना इतनी वायलेंट हुई और उसने खाना का एक निवाला तक नहीं खाया। एना का ये हरकत रोज़ होने लगा। वो चीखती और चिल्लाती थी।
और बिना कुछ देखे उसको पता चल जाता था कि कौन सी चीज़ में होली वाटर दिया गया है और किस में नहीं। ये चीखना चिल्लाना डेली बेसिस पे होने लगा था और कभी कभार ये सब घंटों तक चलता रहता था। इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक चीज़ और हो रही थी। अर्लिन गांव जहाँ पे वो कॉन्वेंट था और जहाँ पे ये एग्जॉर्सिज्म हो रहा था, वहाँ के लोग सब उस कॉन्वेंट के आसपास इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से कॉन्वेंट के अंदर से भयानक चिल्लाने की आवाज़ आती थी और इस सब के चलते आसपास के लोग भी डर गए थे। 18 अगस्त की सुबह एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ। फादर थियोफिलस को लग रहा था कि ये लंबे टाइम तक चलेगा और ये एग्जॉर्सिज्म जो 18 अगस्त को शुरू हुआ था वो 26 अगस्त तक चला था, पूरे 8 दिन। फादर थियोफिलस के कहने पर नन्स ने एना के हाथों को बांध दिया था जिससे कि वो किसी पे हमला ना कर सके, और सभी प्रीस्ट ने भी अपने साथ रिलीजियस चीज़ें रखी थी। फादर थियोफिलस ने प्रेयर करना शुरू किया। जैसे ही प्रेयर्स शुरू हुई, एना अपने बेड से कूद पड़ी। सिस्टर ने उसको पकड़ा था लेकिन वो छूट गई और एना उसी रूम के दरवाजे के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से गुर्रा रही थी। वो एक अजीब साउंड निकाल रही थी इन सब को देख के। इस चीज़ को इमेजिन करने पर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। तो सोचो वो टाइम पे जो लोग ये सब लाइव देख रहे थे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एना को वहाँ से उतार कर बेड पे ले जाने के लिए और लोगों को बुलवाया गया एंड वो लोग एना को फिर से बेड पे लेटा दिए और उसके हाथ को अच्छे से बांध दिया गया। एना खाना नहीं खाती थी लेकिन फिर भी एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो बार बार उल्टी कर रही थी और उसके मुंह से एक झाग टाइप का लिक्विड निकल रहा था। इसी के चलते पूरा रूम बदबू से भर गया था। रूम में एक अजीब तरीके का स्मेल फैल गया था। एना के अंदर अलग अलग डिमंस आ रहे थे और वो अलग अलग आवाज़ में बातें कर रही थी। जब भी फादर थियोफिलस किसी भाषा में उसको कुछ पूछते तो एना उसी भाषा में ही उनको जवाब देती थी। फादर थियोफिलस के अकॉर्डिंग एना के अंदर टोटल 5 शैतान या 5 डीमन थे। जब कभी एक शैतान एना के अंदर आता था तब उसके साथ कुछ और आत्मा भी एना के अंदर चले आते थे। एना बहुत कमज़ोर हो गई थी और इसको नज़र में रख के 26 अगस्त यानी ठीक 8 दिन बाद ये एग्जॉर्सिज्म को बंद किया गया ताकि एना को थोड़ा रेस्ट मिल सके और वो रिकवर कर सके। कुछ दिन तक ये प्रोसेस बंद करने के बाद फिर से 13 सितंबर को ये सब शुरू हुआ और फिर से 7 दिन तक ये एग्जॉर्सिज्म चला यानी 20 सितंबर तक। और इस 7 दिनों के दौरान भी बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए थे और ये 7 दिन के एग्जॉर्सिज्म के बाद फिर से इसे रोकना पड़ा ताकि एना को रेस्ट मिल सके। कंटिन्यूस एग्जॉर्सिज्म करने के बाद भी एना के अंदर का शैतान बाहर नहीं जा रहा था। फादर थियोफिलस और उनके बाकी प्रीस्ट जो लोग सब एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर एक शैतान एना के बॉडी के अंदर से बाहर निकलता था तो फिर दूसरा शैतान उसके अंदर चला आता था और फिर उसके साथ कुछ और भी चले आते थे। इसी तरह एना को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और एना भी कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन 20 सितंबर को जो एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस थोड़ा रोका गया था एना को रेस्ट देने के लिए, वो फिर से कुछ दिनों बाद यानी 15 दिसंबर को फिर से शुरू हुआ और ये एग्जॉर्सिज्म फाइनल एग्जॉर्सिज्म होने वाला था एना के ऊपर, जो कि 22 दिसंबर 22 दिसंबर यानी 7 दिन तक चला। पिछला एग्जॉर्सिज्म भी 7 दिन तक किया गया था और ये वाला एग्जॉर्सिज्म को भी 7 दिन तक किया गया। ये सब एग्जॉर्सिज्म के चलते एना बहुत चीखती और चिल्लाती रहती थी। फादर थियोफिलस ये एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे और उनका साथ बाकी नन्स और प्रिस्ट दे रहे थे। पिछले एग्जॉर्सिज्म के बाद ज़्यादा शैतान एना के शरीर से चले गए थे। अब तक एना के बॉडी में से ज़्यादातर आत्माएं, ज़्यादातर शैतान बॉडी को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन सभी आत्माएं नहीं गई थी। फादर थियोफिलस ने 3 दिन तक एग्जॉर्सिज्म के रिचुअल परफॉर्म किए, वो भी नॉन स्टॉप। बाकी लोग जो वहाँ थे उनको लग रहा था फादर थियोफिलस नहीं कर पाएंगे लगातार 3 दिन और वो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन 22 दिसंबर को फाइनली फादर थियोफिलस का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ। एना बेड से ऊपर उठी और वापस बेड पे आ गई। थोड़ी देर बाद एना ने अपनी आँख खोली
और एना ने नॉर्मली स्माइल किया। एना अब ठीक हो चुकी थी और फादर थियोफिलस का ये कहना था कि एना के अंदर जो शैतान या आत्मा थी उसमें से एक लूसीफर भी था। एग्जॉर्सिज्म के बाद फादर थियोफिलस को एक विजन आया था और उन्होंने उस रूम के एक कोने में लूसीफर को देखा था जो कि बहुत लंबा था और हल्का हल्का ब्लैक शेडो टाइप का दिख रहा था। एग्जॉर्सिज्म अब ख़त्म हो चुका था और इतने साल तक ये सब सहने के बाद एना नॉर्मल हो गई थी। उसने फिर से अपने रिलीजन की तरफ इंटरेस्ट बनाया और वो पहले जैसे रिलीजियस बन गई। एना ने फिर कुछ महीने बाद उसी कॉन्वेंट में जाके सबका शुक्रिया अदा किया। एना ने अब रेगुलरली चर्च भी जाना शुरू कर दिया था। इस एग्जॉर्सिज्म केस में फादर स्टीगर ने भी बड़ा रोल निभाया और उन्होंने भी फादर थियोफिलस के साथ मिलके एना का एग्जॉर्सिज्म किया था। और दिसंबर में जो फाइनल एग्जॉर्सिज्म हुआ था उस वक्त फादर स्टीगर बहुत थक गए थे। इतने सारे एग्जॉर्सिज्म करने के बाद उनको थकान आ गई थी, फिजिकली और मेंटली भी, जिसके बाद फादर थियोफिलस ने लास्ट एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था 3 दिन तक नॉन स्टॉप। और फाइनली इतने एग्जॉर्सिज्म के बाद एना वापस नॉर्मल हो चुकी थी। तो ये थी एना एकलैंड की पोजेशन केस। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट उम्मीद है सबको पसंद आई हो।